हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूएस्ट एडवांस्ड क्लास 8 से चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है थैंक यू जीप्स। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले वार्म अप सेक्शन को कवर कर लेते हैं। You are excited to start something new and unexpectedly it doesn't happen. यहाँ पर बताया गया है कि आप कुछ नया शुरू करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप सुपर एक्साइटेड हैं दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, लेकिन अचानक से आपको पता चलता है कि वो चीज़ नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर आपसे कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट वुड यू डू और फील? तो आप उस चीज़ को लेकर क्या करेंगे या आप कैसा महसूस करेंगे? हाउ विल यू डील विद द सिचुएशन? और इस सिचुएशन से आप कैसे निपटेंगे, इसका सामना कैसे करेंगे? हाउ आर यू गोइंग टू डील विद द सिचुएशन? So these are the two questions that have been asked. So we are going to keep these two questions in our mind while reading and trying to understand the chapter. चलिए अब हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं और आखिर देखते हैं कि ये थैंक यू जीव्स जो है वो इस चैप्टर में बेसिकली क्या बताया गया है और ये जीव्स कौन है, इसके बारे में मैं आपको स्टोरी के काफ़ी बाद में बताऊँगा कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जीव्स नहीं है, लेकिन फिर भी जीव्स को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है कि उसे हमारा नैरेटर जो है वो थैंक यू बोलता है, जिससे कि स्टोरी का पूरा टाइटल ही बन जाता है थैंक यू जीव्स। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नाउ। रीड एन एक्सट्रैक्ट अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू मैन। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है किसी भी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। तो हम लोग इस छोटे से पोर्शन ऑफ अ स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें दो लोगों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट, दो लोगों के बीच एक झगड़े को दिखाया गया है। तो चलिए पता करते हैं कि आखिर ये दोनों लोग हैं कौन जिनके बीच ये झगड़ा है, ये झगड़ा क्यों है और किस वजह से है। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। एक इंटरेस्टिंग सा फिगर, एक इंटरेस्टिंग सा इमेज जो है वो आपके स्क्रीन के राइट साइड में देखने को मिल रहा है कि एक आदमी है और एक औरत है और ये आदमी जो है वो उस महिला को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, उसे प्रपोज कर रहा है, जिस तरीके से हमें देखने को पता चल रहा है। ओके, in New York, I have always found one gets off the mark quickly in matters of the heart. तो जो हमारा नैरेटर है, वो कहता है कि मैंने हमेशा से पाया है कि न्यूयॉर्क में जो लोग रहते हैं, वो दिल के मामले में बहुत ही जल्द भटक जाते हैं। मतलब वो बहुत ही जल्द प्यार कर बैठते हैं, अपना दिल दे बैठते हैं। हमारा नैरेटर ये कहना चाहता है दैट इट इज़ वेरी ईज़ी टू फॉल इन लव और इट इज़ वेरी ईज़ी टू बी इन अ रिलेशनशिप इन न्यूयॉर्क सिटी। इसलिए वो कहता है कि बहुत ही जल्द लोग प्यार में पड़ जाते हैं। और वो आगे बताता है, 2 वीक्स लेटर आई प्रपोज्ड टू पॉलीन। अब हमारा नैरेटर खुद उन लोगों में से एक है। वो कहता है कि अब से सिर्फ 2 हफ्ते पहले वो एक लड़की से मिला था जिसका नाम था पॉलीन, और उससे मिलने के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही वो पॉलीन को शादी के लिए प्रपोज कर लेता है। सी एक्सेप्टेड मी। और इससे बड़ी बात तो ये होती है कि पॉलीन भी नैरेटर को क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है। सो फार सो गुड। यहाँ पर सारी चीजें अब तक बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं, सारी चीजें सही चल रही हैं। बट मार्क द सीक्वल। लेकिन हमारा नैरेटर कहता है कि आगे के जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं, आगे जो कड़ियां जुड़ने वाली हैं, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, सीक्वल कहने का मतलब होता है एक के बाद एक चीजें जब होती चली जाती हैं। जैसा कि धूम एक मूवी आई थी या टाइगर एक मूवी आई थी, तो फिर धूम आया, धूम 2 आया, धूम 3 आया, वैसे ही टाइगर, टाइगर 2 और फिर टाइगर 3, इस तरह से सीक्वल्स आते रहते हैं, ठीक है? तो हमारा नैरेटर कहता है कि आगे आने वाली जो कड़ियाँ हैं, उसको आप ज़रा ध्यान से समझेंगे। वो आगे कहता है, scarcely 48 hours after that, a monkey wrench was bunched into the machinery and the whole thing was off. अब यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स यूज किए गए हैं जिनको समझना काफी जरूरी है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक मंकी रेंच क्या होता है? तो आप सब जानते हैं रेंच जो है वो एक प्रकार का एक टूल होता है, एक स्पैनर होता है जिससे हम लोग पाइप्स को खोलने या उसे कसने का काम करते हैं। देखो, मंकी रेंच नाम है लेकिन बंदर से इसका कोई लेना-देना नहीं है, काफ़ी फ़नी सा नेम है, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पर मंकी रेंच को एक स्लैंग की तरह यूज़ किया गया है। यहाँ पर मंकी रेंच का मतलब होगा किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना। और बंच्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से पूरी लापरवाही से, किसी चीज़ को लापरवाही से कहीं पर रखना या लापरवाही से कहीं पर किसी चीज़ को फेंक देना। और मशीनरी यहाँ पर
हमारे नैरेटर का पॉलिन को एक मैरिज के लिए प्रपोज करना, इस मैरिज प्रपोजल को ही यहाँ पर मशीनरी बोला गया है। तो हमारा नैरेटर कहता है कि उसे पॉलिन को प्रपोज किए हुए मुश्किल से ही 48 घंटे हुए थे। तभी 48 घंटे के बाद क्या होता है कि कोई इंसान एक मंकी रेंच को इतना जोर से और इतनी लापरवाही से उसके मशीनरी, उसके मैरिज प्रपोजल पर दे मारता है, ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाती है। एट द एंड हमारा नैरेटर कहना चाहता है कि उसका एंगेजमेंट जो है वो टूट जाता है। तो अब आगे हम देखेंगे कि आखिर वो इंसान कौन था जिसने इसके एंगेजमेंट को तोड़ दिया। द हैंड दैट फ्लंग दैट मंकी रेंच वॉज हैंड ऑफ सर रॉड्रिक ग्लॉसप। तो हमारा नैरेटर कहता है कि जिस आदमी ने या जिस आदमी के हाथ ने उस मंकी रेंच को फेंका था, मतलब जिस इंसान ने मेरे एंगेजमेंट को तोड़ा था, वो कोई और नहीं था, वो सर रॉड्रिक ग्लॉसप थे। अब आगे हमारा नैरेटर सर रॉड्रिक ग्लॉसप के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहा है कि आखिर सर रॉड्रिक ग्लॉसप दिखते कैसे हैं। अ बाल्ड डूम्ड। नैरेटर कहता है कि सर रॉड्रिक ग्लॉसप जो है वो गंजे हैं, उनके सिर पर बिल्कुल भी बाल नहीं है। बूसी ब्रोड, और उनके जो आईब्रोज हैं वो झाड़ीदार हैं, उनके आईब्रोज पे बहुत सारे बाल हैं। ब्लाइटर, ब्लाइटर मतलब एक एनोइंग पर्सन, और ये जो सर रॉड्रिक ग्लॉसप है वो बहुत ही एनोइंग है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग इंसान है। ऑब्स्टेंसिवली और नर्व स्पेशलिस्ट। देखो यहाँ पर ऑब्स्टेंसिवली का मतलब होता है एपरेंटली, और एपरेंटली का मतलब होता है कोई चीज ऊपर ऊपर से इस तरह से दिखाई दे लेकिन अंदर से वो वैसा नहीं हो। तो वो कहता है कि ये गंजे हैं, इनके झाड़ीदार आईब्रोज हैं, एनोइंग पर्सन है, और जाहिर तौर पर ऊपर से एक साइकेट्रिस्ट, एक नर्व स्पेशलिस्ट की तरह दिखते हैं। बट इन रियलिटी, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए, एज एवरीबडी नोज, जैसा कि उनके बारे में हर कोई जानता है, नथिंग मोर नथिंग मोर नॉर लेस देन अ हाई प्राइस्ड लूनी डॉक्टर। तो अगर हकीकत में देखा जाए तो सर रॉड्रिक ग्लॉसप जो है वो एक बहुत ही महंगे और एक सन की एक पागल डॉक्टर है, इससे ज्यादा ना ही इससे कम। ही हैज बिन क्रॉपिंग अप इन माई पाथ फॉर ईयर्स। हमारा डायरेक्टर कहता है, और ये जो पागल डॉक्टर है सर रॉड्रिक ग्लॉसप, वो कई सालों से हमारे नैरेटर के बीच में आता रहा है, हमारे नैरेटर के मैटर्स में, अफेयर्स में अपना नाक घुसेड़ता रहता है, अपनी टांग अड़ाता रहता है, सालों से इनके रास्ते में आता रहता है, ऑलवेज विद द मोस्ट मोमेंटस रिजल्ट्स। और जब कभी भी हमारे नैरेटर के लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही होती हैं, तभी उनके रास्ते में टांग अड़ाने आ जाता है ये पागल सा डॉक्टर सर रॉड्रिक ग्लॉसप। और जब कभी भी आता है तबाही मच जाता है, जैसा कि इस बार वो आया और हमारे नैरेटर का एंगेजमेंट पॉलिन के साथ टूट गया। एंड इट सो हैपेंड दैट ही वाज इन न्यूयॉर्क व्हेन द अनाउंसमेंट ऑफ माय एंगेजमेंट अपीयर्ड इन द पेपर्स। हमारा नैरेटर कहता है कि जब मेरी और पॉलिन का जो एंगेजमेंट हुआ और उसकी खबर जब अखबारों में छपी, तो उस समय ये इंसान सर रॉड्रिक ग्लॉसप न्यूयॉर्क में ही थे। अब आगे ये बताया गया है कि आखिर उस समय जब हमारा नैरेटर और पॉलिन का एंगेजमेंट हुआ, तो उस समय सर रॉड्रिक ग्लॉसप न्यूयॉर्क में क्यों थे और किस लिए थे। सो व्हाट ब्रॉट हिम देयर वाज वन ऑफ हिज पीरियोडिकल विजिट्स टू जे वॉसबर्न स्टॉकर्स सेकंड कजन जॉर्ज, हु हैड बीन अ पेशेंट ऑफ सर रॉड्रिक्स फॉर सम इयर्स। तो ये बताया गया है कि जे वॉसबर्न, अब कोई जे वॉसबर्न है, जे वॉसबर्न स्टॉकर है। तो मैं आपको थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। जिस लड़की पॉलिन स्टॉकर से हमारे नैरेटर का एंगेजमेंट हुआ है, उस लड़की के फादर का नाम है जेडब्ल्यू, मतलब जे वॉसबर्न स्टॉकर, तभी लड़की का नाम पॉलिन स्टॉकर है, ठीक है? तो यहाँ पर जे वॉसबर्न स्टॉकर का एक सेकंड कज़न है जिसका नाम है जॉर्ज, और ये आदमी जॉर्ज जो है वो कई सालों से सर रॉड्रिक ग्लॉसप का पेशेंट है, और इसी को विजिट करते रहने के लिए वो कई बार पीरियोडिकली, कभी कभार न्यूयॉर्क आते जाते रहते हैं। और इस बार जब वो जॉर्ज से मिलने आए थे न्यूयॉर्क में, तभी हमारे नैरेटर का एंगेजमेंट हुआ था। तो यही रीजन था कि दोनों एक साथ कहां पर थे, न्यूयॉर्क में थे, हमारे नैरेटर भी और सर रॉड्रिक ग्लॉसप भी। He arrived on the present occasion just in time to read over the morning coffee and egg the news that Bertram Wooster and Pauline Stalker were planning to do the wedding glide. और यहाँ पर बताया गया है कि इस बार
सर रॉड्रिक ग्लॉसअप जो हैं, वो इस मौके पर बिल्कुल समय पर पहुँचते, एकदम ही वाज़ जस्ट निक इन द टाइम, वो बिल्कुल समय पर थे। और जब वो यहाँ पर न्यूयॉर्क में आए थे और मॉर्निंग में उन्हें ब्रेकफ़ास्ट दिया गया था, जिसमें उन्हें कॉफ़ी और अंडे मिले थे। और जब वो अपना ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे, तो वहीं ब्रेकफ़ास्ट टेबल पे शायद कोई न्यूज़पेपर रखा गया होगा, कोई अखबार रखा गया होगा। और जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें न्यूज़ ये था कि बर्टम वूस्टर और पॉलिन स्टॉकर जो हैं, वो अपना वेडिंग ग्लाइड जो है, वो प्लान कर रहे हैं। अब आप सबको पता चल गया कि हमारे नैरेटर का नाम क्या है। तो हमारे नैरेटर का नाम है बर्टम वूस्टर, जो कि पॉलिन स्टॉकर से एंगेजमेंट कर रहा है। और इसकी एंगेजमेंट जो है, वो सर रॉड्रिक ग्लॉसअप के वजह से टूट गई है। क्यों टूटी है, कैसे टूटी है, ये आगे बताया गया है। एंड एज फार एज आई कैन ascertain, हमारा नैरेटर कहता है कि जहां तक मैं पता लगा सकता हूं, ही वॉज एट द टेलीफोन, कि जैसे ही सर रॉड्रिक ग्लॉसअप हमारे बारे में अखबार में न्यूज़ पढ़ते हैं, वो अपना नाश्ता छोड़कर भागे भागे टेलीफोन की तरफ जाते हैं, रिंगिंग अप पॉलिन्स फादर। और मुझे पूरा यकीन है कि वो कहीं ना कहीं पॉलिन के फादर जे वॉसबर्न स्टॉकर को फोन किए होंगे, विदाउट सो मच एज स्टॉपिंग टू वाइप हिज माउथ। और यहाँ तक कि उन्हें इस बात की इतनी जल्दबाजी थी कि वो नाश्ता करने के बाद अपना मुंह पोंछने के लिए, अपना मुंह धोने के लिए भी नहीं रुकते हैं, और वो दौड़ते हुए भागते हुए टेलीफोन पे चले जाते हैं। Well, what he told Jay Osborne about me, I cannot, of course, say, but at a venture, I imagine. He informed him that I had once been engaged to his daughter, Honoria, and that he had broken off the match because he had decided that I was barmy to the core. अब पूरे के पूरे इस पैराग्राफ को एक साथ समझना होगा, अदरवाइज एक एक लाइन करके अगर मैं समझाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमारा नैरेटर कहता है, वेल, देखिए कि उन्होंने सर रॉड्रिक ग्लॉसअप ने फ़ोन पे जे वॉसबॉर्न को मेरे बारे में क्या बताया, ये मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊँ, मैं इमेजिन करूँ, मैं कल्पना करूँ, तो शायद सर रॉड्रिक ग्लॉसअप ने जे वॉसबॉर्न, पॉलिन के फादर को ये बताया कि एक समय था कि जब मैं उनकी बेटी, सर रॉड्रिक ग्लॉसअप की बेटी जिनका नाम ऑनोरिया था, उसके साथ मेरा एंगेजमेंट हुआ था। तो नैरेटर का एक पहले ही एंगेजमेंट हो चुका था सर रॉड्रिक ग्लॉसअप की बेटी ऑनोरिया के साथ। और फिर जब सर रॉड्रिक ग्लॉसअप को लगा कि हमारा नैरेटर जो है वो एकदम बार्मी है, तो बार्मी किसे कहते हैं? तो एक ऐसा इंसान जो कि अजीबो-गरीब बर्ताव करता है, एक स्ट्रेंजली बिहेव्ड पर्सन को हम बार्मी कहते हैं। तो नैरेटर कहता है कि जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं एक अजीबो-गरीब इंसान हूँ, तो उन्होंने हमारा रिश्ता तोड़ दिया था, हमारी मैच, हमारा एंगेजमेंट सर रॉड्रिक ग्लॉसअप ने तोड़ दिया था। तो ये दूसरी बार हो रहा है कि सर रॉड्रिक ग्लॉसअप जो है हमारे नैरेटर का एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने अपनी बेटी ऑनोरिया के साथ जो नैरेटर का एंगेजमेंट था उसे तोड़ दिया। अब फ़ोन करके पॉलिन के साथ उसका जो एंगेजमेंट है उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक इमेजिनेशन था, जो कि हमारा नैरेटर कह रहा है कि शायद यही बात जो है सर रॉड्रिक ग्लॉसअप ने पॉलिन के फादर जे डब्ल्यू को बताया होगा। A close friend of J. Washburn's and a man on whose judgment J.W. relied. अब देखो, नैरेटर कहता है कि सर रॉड्रिक ग्लॉसअप जो हैं, वो पॉलिन के फादर जे डब्ल्यू, मतलब जे वॉसबर्न के एक घनिष्ठ मित्र हैं, एक क्लोज फ्रेंड है। और सर रॉड्रिक ग्लॉसअप जे डब्ल्यू के लिए एक ऐसे आदमी है जिनके जजमेंट पर जे डब्ल्यू हमेशा रिलाई करता है, हमेशा भरोसा करता है। और हमारा नैरेटर आगे कहता है, I take it that he had little difficulty in persuading the latter that I was not the ideal son-in-law. हमारा नैरेटर आगे ये अनुमान लगाता है कि जहां तक मैं समझ सकता हूं कि सर रॉड्रिक ग्लॉसअप को जे डब्ल्यू को मनाने में, उन्हें बहलाने फुसलाने में, उनका माइंड वॉश करने में, उनका ब्रेन वॉश करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। और उन्होंने जे डब्ल्यू को मना लिया होगा कि मैं उनका एक आइडियल, उनका एक आदर्श, उनका एक परफेक्ट सन इन लॉ नहीं बन सकता। At any rate, as I say, within a mere 48 hours of the holy moment, I was notified that it would be unnecessary for me to order the new sponge back trousers and gardenia because my nomination had been cancelled. और जैसा कि हमारा नाटक कहता है कि मैंने आपको बताया भी कि उस होली मोमेंट यहाँ पर उस एंगेजमेंट सेरेमनी को बताया गया है जब उसने पॉलिन को प्रपोज किया था मैरिज के लिए। तो वो कहता है
कि मेरे इस एंगेजमेंट के सिर्फ़ और सिर्फ़ महज़ 48 घंटे के अंदर ही मुझे सूचित किया गया, मुझे नोटिफ़ाई किया गया कि मुझे अब नए स्पॉन्ज बैग ट्राउज़र्स और गार्डेनिया फ्लावर, जो कि येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस होता है, मुझे इन चीज़ों को खरीदने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो नॉमिनेशन है एंगेजमेंट के लिए, मैरिज मैरिज प्रपोज़ल के लिए, उसे अब कैंसल कर दिया गया है। तो बेचारे की शादी जो है वो टूट गई। आई रिज़ॉल्व टू बी प्रिटी टर्स विद हिम। अब हमारा नैरेटर कहता है कि इस बात को जानकर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं सर रॉड्रिक ग्लॉसप के साथ बहुत ही बुरी तरीके से पेश आऊँगा, मैं उनके साथ बहुत ही गंदा बर्ताव करूँगा। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि ऊपर के पैराग्राफ्स में आपको देखने को मिले थे। इन सबको मैंने एक्सप्लेनेशन के समय आपको समझा दिया है, बता दिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज़ करके इन सभी वर्ड मीनिंग्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँ आपके लिए। ओके? चलिए, कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। I was still playing the banjole. Look, this banjole is a kind of instrument which is a combination of both banjo and ukulele, hence the name is banjole. Okay? तो हमारा नैरेटिव कहता है कि आई वॉज स्टिल प्लेइंग द बैंजोले व्हेन ही अराइव्ड, कि जब वह आया तब मैं बैंजोले ही बजा रहा था। अब ये वह कौन है? अब ये ही कौन है? तो यहाँ पर ही जो है वो जीव्स है। अब बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जीव्स कौन है, जो कि आपके स्टोरी के टाइटल में भी नज़र आया था। तो जीव्स जो है वो बर्टम वूस्टर हमारे नैरेटर का बटलर है, उनका एक सर्वेंट है, उनका एक चीफ सर्वेंट है। तो हम समझ सकते हैं कि जो जीव्स है वो हमारे नैरेटर का एक नौकर है, एक सर्वेंट है। इतना आप समझ जाइए, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँगी। तो हमारा नैरेटर कहता है कि जब जीव्स आया तब मैं बैंजोले ही बजा रहा था। Those who know me best are aware that I am a man of sudden enthusiasm, and that when in the grip of one of these, I become a remorseless machine. हमारा नैरेटर कहता है कि वो लोग जो कि मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्हें ये पता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके इमोशंस, जिसके एंथुसियाज्म, जिसके इंटरेस्ट जो है वो अचानक से बदल जाते हैं। मैं अचानक से अपने इमोशंस को बदल लेता हूँ, और जब कभी भी ऐसा हो कि मेरा अचानक से मूड जो है वो बदल जाए, तो मैं एक रिमोर्सलेस मशीन की तरह बन जाता हूँ। मैं एक ऐसे मशीन की तरह बन जाता हूँ जिसमें किसी भी तरह का कोई भी इमोशन नहीं होता। ना ही मैं चीज़ों को लेकर उदास होता हूँ, ना ही मैं चीज़ों को लेकर पछताता हूँ, रिग्रेट करता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, मैं एक मशीन बन जाता हूँ, मैं एक रोबोट बन जाता हूँ। और जब कभी भी मैं ठान लेता हूँ किसी चीज़ को करने के लिए, तो उस चीज़ को लेकर मैं टेंस हो जाता हूँ। ऑब्ज़र्व्ड मतलब उस चीज़ में मैं पूरी तरीके से घुस जाता हूँ, एंड सिंगल माइंडेड। बच्चों यहाँ पे सिंगल माइंडेड का मतलब होगा टू बी डिटरमाइंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड होना, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा अडिग होना। तो अब इसका लक्ष्य क्या है? तो हमारा जो नैरेटर है वो बेंजोली को प्ले करना सीख रहा होता है, बेंजोली बजाना सीख रहा होता है, और इस चीज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड है, और आगे ये बात बता भी रहा है कि आखिर बेंजोली को बजाने का और इस स्किल को सीखने का इंस्पिरेशन उसे कहाँ से मिला। इट वॉज सो इन द मैटर ऑफ दिस बैंजोले प्लेइंग ऑफ माइंड, और वो कहता है कि हाँ, और इस बार जिस तरह से मैं बैंजोले बजा रहा था, मुझ में ये सारे इमोशंस देखे जा सकते थे कि मैं उसमें कितना डूबा हुआ था और कितना डिटर्मिनेशन के साथ मैं बैंजोले प्ले कर रहा था। Since the night at the Alhambra, when the supreme virtuosity of Ben Bloom and his 16 Baltimore buddies had fired me to take up the study of the instrument. हमारा नैरेटर कहता है कि एक बार एल्हम्ब्रा में वो था। एल्हम्ब्रा एक जगह हो सकता है, एक प्लेस का नाम हो सकता है, शायद वहाँ पर कॉन्सर्ट था, और उस कॉन्सर्ट में बेन ब्लूम और उसके 16 बाल्टीमोर बडीज का परफॉर्मेंस हुआ, और ये काफ़ी वर्चुअस परफॉर्मेंस था, मतलब एक हाई लेवल ऑफ स्किल का प्रदर्शन किया गया, काफ़ी शानदार तरीके से हर एक आर्टिस्ट ने अपना 100% दिया। और इस कॉन्सर्ट के बाद से ही हमारा नैरेटर कहता है कि इस कॉन्सर्ट ने उसे फायर कर दिया, उसे इंस्पायर कर दिया कि वो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करे, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाने। और फिर वो कहता है, नॉट अ डे हैड पास्ड विदाउट इट्स कपल ऑफ आवर्स एसिडुअस प्रैक्टिस। और उस दिन से लेकर आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जिस दिन उसने घंटों घंटों तक उस इंस्ट्रूमेंट बैंजोले की एक एसिडुअस प्रैक्टिस नहीं की थी। बच्चों यहाँ पे एसिडुअस का मतलब होगा हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना। तो वो काफ़ी लगन से, काफ़ी मेहनत से इस बैंजोले को प्ले करने का
प्रैक्टिस करता रहता था हर दिन घंटों घंटों तक। एंड आई वॉज ट्वैंगिंग द स्ट्रिंग्स लाइक वन इंस्पायर्ड। और हमारा नैरेटर कहता है कि जब जीव्स आया तब मैं क्या कर रहा था, मैं उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तारों को छेड़ रहा था, उसके स्ट्रिंग्स को बजा रहा था, उसे छेड़ रहा था एक ऐसे इंसान की तरह जो कि पूरी की पूरी तरह से इंस्पायर्ड हो। व्हेन द डोर ओपेंड, तभी क्या होता है, दरवाजा खुलता है, एंड जीव्स शवेल्ड इन, द फाउल स्ट्रेट वेस्ट कोट स्पेशलिस्ट टू whom आई हैव जस्ट बिन alluding। और तभी मैं देखता हूं कि दरवाजा खुलता है और जीव्स जो है वो उस गंदे से बेकार से स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिसने स्ट्रेट वेस्ट कोट पहना हुआ था और जिसके बारे में मैं रेफर कर रहा था, यहाँ पे एल्यूडिंग का मतलब होता है टू रेफर टू समवन इन इनडायरेक्ट वे। तो मैं जिसके बारे में बता रहा था कि सर रॉड्रिक ग्लॉसप जो है वो गंजे हैं और वो उनके जो आईब्रोज हैं वो काफ़ी बुशी हैं और वो एक अनोइंग पर्सन है, वो सन की डॉक्टर हैं, हाई प्राइस सन की डॉक्टर हैं। तभी उनको लिए हुए जीव्स जो है वो मेरे पास आता है। तो अब सिचुएशन क्या है समझिए। हमारा नैरेटर है, उसके हाथ में वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेंजोले है जिसको वो प्ले कर रहा है, और वहीं पर सर रॉड्रिक ग्लॉसप और हमारे नैरेटर का जो सर्वेंट है, उसका बटलर जो है वो जीव्स, ये तीनों लोग वहीं पर आ जाते हैं। In the interval which has elapsed since I had first been apprised of the man's desire to have speech with me, अब हमारा नाइटर कहता है कि तब से लेकर अब तक, तब से कहने का मतलब जब से सर रॉड्रिक ग्लॉसप ने उसकी चुगली की थी और उसका एंगेजमेंट तोड़ा था, तब से लेकर अब तक जैसे ही हमारे नैरेटर को पता चला है कि ये जो आदमी है सर रॉड्रिक ग्लॉसप, वो ये चाहता है कि वो मुझसे बात करे, आई हैड बिन थिंकिंग थिंग्स ओवर। तो हमारा नाइटर कहता है कि तभी से लेकर अब तक मैं चीज़ों के बारे में लगातार सोचे जा रहा था, एंड द ओनली कंक्लूजन टू विच आई कुड कम वाज दैट ही मस्ट हैव हैड अ चेंज ऑफ हार्ट सम नेचर। और जिस निष्कर्ष पे मैं लगातार इस बारे में सोचे जा रहा था कि सर रॉड्रिक ग्लॉसप जो है वो मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं, मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं, और हर बार मैं सिर्फ एक ही कंक्लूजन पे, एक ही निष्कर्ष, एक ही रिजल्ट पे पहुंचता था कि शायद शायद सर रॉड्रिक ग्लॉसप का मन जो है वो बदल गया है। ही हैड ही हैड हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, उनका उनके मन में कुछ बदलाव हुआ है, उन्होंने अपना मन बदल लिया है, एंड डिसाइडेड दैट एन अपॉलजी वाज ड्यू टू मी फॉर द वे ही हैड बिहेव्ड। और मुझे लगा कि शायद यहाँ पर सर रॉड्रिक ग्लॉसप जो है वो मुझसे माफ़ी माँगने के लिए आए हैं, उसके लिए जिस तरीके से उसने उन्होंने मुझ मेरे साथ बर्ताव किया था कि उन्होंने मेरी चुगली की थी और मेरा एंगेजमेंट तोड़ दिया था, शायद उसके लिए सर रॉड्रिक ग्लॉसप यहाँ पर आए हैं और मुझसे माफ़ी माँगने वाले हैं। It was therefore a somewhat softened uh, bottom wooster who now rose to do the honors। और इसलिए इस बार जो हमारा नैरेटर है वो कहता है कि इस बार जो बर्टम वूस्टर है, मतलब वो अपने आप को कहता है कि इस बार बर्टम वूस्टर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा हम्बल, थोड़ा सा जेंटलमैन बन जाता है, और वो खड़ा होता है ताकि वो सर रॉड्रिक ग्लॉसप का सम्मान कर सके, उन्हें ग्रीट कर सके। सर रॉड्रिक, आई सेड गुड मॉर्निंग। हमारा नैटर कहता है कि मैंने सर रॉड्रिक ग्लॉसप को गुड मॉर्निंग विश किया। नथिंग कुड हैव एक्सीडेड द courtesy with which I had spoken। हमारा नैटर कहता है कि जिस सम्मान के साथ मैंने उन्हें विश किया था, इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती थी। कन्विंस ऑफ माई astonishment, अब हमारा नैरेटर कहता है कि ये इमेजिन करो, हमारा नैरेटर हम सभी रीडर्स को कह रहा है कि आप इमेजिन कीजिए कि मैं कितना हैरान रह गया होगा जिस तरीके से सर रॉड्रिक ग्लॉसप ने मेरे उस ग्रीटिंग का जवाब दिया। Therefore, when his only reply was an indubitably unpleasant grunt at that, हमारा नाइटर कहता है कि जब मैंने सर रॉड्रिक ग्लॉसप को गुड मॉर्निंग कह के विश किया तो उन्होंने काफी अनप्लीजेंट वे में, काफी बहुत ही बुरी तरीके से, इसमें कोई शक नहीं था कि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, और उन्होंने सिर्फ ग्रंट करके, गुर्रा करके मुझे जवाब दिया। आई फेल्ट दैट माई डायग्नोसिस ऑफ द सिचुएशन हैड बीन रॉन्ग। और तभी मुझे पता चल गया कि सिचुएशन को जिस तरह से मैंने डायग्नोज किया था, सिचुएशन को जिस तरीके से मैंने रीड किया था, वो पूरा का पूरा गलत था। मेरा जो अंदाजा था कि शायद सर रॉड्रिक ग्लॉसप यहाँ पर मुझसे माफी मांगने के लिए आए हैं, मैं पूरी तरीके से गलत था। There was no square shooting apologizer। यहाँ पर कोई भी सच्चा इंसान नहीं था जो कि मुझसे माफी मांगने के लिए आया था। He couldn't have been glaring at me with more obvious distaste if I had been the germ of dementia precox।
और हमारा नैरेटर कहता है कि जिस डिस्टेस्ट से, जिस गंदे तरीके से सर रॉड्रिक ग्लॉसअप मुझे निहार रहे थे, मुझे घूर रहे थे, मुझे देख रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं डिमेंशिया प्रिकॉक्स का कोई बैक्टीरिया हूँ, कोई जर्म हूँ, इतनी गंदे तरीके से वो मेरी तरफ देख रहे थे। Well, if that was the attitude he was proposing to adopt, well, I mean to say, my geniality waned. हमारा नैरेटिव कहता है, वेल ठीक है, अगर सर रॉड्रिक ग्लॉसअप यही चाहते हैं कि मैं वही एटीट्यूड धारण कर लूं जिस एटीट्यूड में वो मेरे साथ हैं, कि वो इतना गंदा तरीके से मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ गंदा तरीके से बर्ताव करूं, तो फिर मेरा क्या जाता है। और इस बात पे हमारा नैरेटिव कहता है कि उसकी जेनियलिटी, कि उसका भी वो जेंटलमैन बनने की जो क्वालिटी है और एक वेल बिहेव्ड पर्सन की तरह वो बर्ताव कर रहा था, वो चीज़ अब पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है और हमारा नैरेटर भी अब थोड़ा-सा गुस्सा हो जाता है, थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। आई ड्रू माई सेल्फ ऑफ कोल्डली, मैंने भी अपने आप को थोड़ा-सा मतलब अपने आप को थोड़ा-सा एंग्री बना लिया, वो भी अब थोड़ा-सा गुस्सा हो जाता है। एट द सेम टाइम रेजिंग अ स्टिफ आईब्रो, और उसी समय मैंने अपनी एक आईब्रो को, एक भौं को ऊपर उठा लिया, जिससे कि मेरा चेहरा जो है वो थोड़ा-सा एंग्री दिख सके। एंड आई वाज़ जस्ट अबाउट टू वॉक ऑफ द ओल्ड टू व्हाट एम आई इंडेटेड फॉर दिस विजिट गैग व्हेन ही चिप्ड इन अहेड ऑफ मी। और तभी जब मैं इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालने ही वाला था कि आखिर ये इंसान सर रॉड्रिक ग्लॉसअप जो है वो मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं? मतलब ये इंसान मेरे प्रति इतना कर्ज़दार क्यों है कि मुझसे मिलने के लिए आया है, कि शायद वो मुझसे माफ़ी माँगना चाहता है इसलिए वो मुझसे मिलने आया। ये सारी थॉट्स, इमोशंस को मैं अपने दिमाग से निकालने ही वाला था, तभी ये इंसान सर रॉड्रिक ग्लॉसअप जो है वो बीच में बोल पड़ता है, मुझे इंटरप्ट कर देता है। सर रॉड्रिक ग्लॉसअप क्या कहते हैं? यू ऑट टू बी सर्टिफाइड। देखो, तुम्हें सर्टिफाइड होना चाहिए, तुम्हें प्रमाणित होना चाहिए। अब देखिए, जो कुछ भी सर रॉड्रिक ग्लॉसअप हमारे नैरेटर से कहता है, हमारे नैरेटर को समझ में नहीं आता है। इसलिए हमारा नैरेटर कहता है, आई बेग यू पार्डन, क्या कहना चाहते हैं? अब चलिए समझ लेते हैं, एक कदम पीछे चलते हैं। जब सर रॉड्रिक ग्लॉसअप कहता है यू ऑट टू बी सर्टिफाइड, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आप कोई जॉब कर रहे हैं और उस जॉब को करने के लिए आपके पास प्रॉपर स्किल्स है कि नहीं, उस जॉब को करने के लिए जो हुनर की ज़रूरत है, वो हुनर आपके पास है कि नहीं, इस चीज़ का एक सर्टिफ़िकेट होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेज़ से हमें लेने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ यू आर अ डॉक्टर एंड यू वांट टू प्रैक्टिस योर डॉक्टरशिप, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफ़िकेट लेना होगा, गवर्नमेंट आपको सर्टिफ़ाई करेगी कि हाँ, आप सर्जरी परफ़ॉर्म कर सकते हैं और आप में वो सारे हुनर, वो सारे स्किल्स मौजूद हैं। और बिल्कुल यही चीज़ हो रही है, लेकिन किस केस में सर रॉड्रिक ग्लॉसअप हमारे नैरेटर को सर्टिफ़ाइड होने के लिए कह रहे हैं, ये हम आगे देखेंगे। यू आर अ पब्लिक menace। सर रॉड्रिक ग्लॉसअप हमारे नैरेटर को कहते हैं कि देखो, तुम पब्लिक के लिए एक खतरा हो। menace कहने का मतलब होता है एक डेंजर, एक प्रकार का खतरा। सर रॉड्रिक ग्लॉसअप कहते हैं कि तुम पब्लिक के लिए, तुम लोगों के लिए खतरा हो। फॉर वीक्स इट अपीयर्स यू हैव बीन मेकिंग लाइफ अ हेल फॉर ऑल योर नेबर्स विद सम हिडियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब बात बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। सर रॉड्रिक ग्लॉसअप कहते हैं हमारे नाइटर से कि कई हफ्तों से ऐसा लग रहा है कि तुमने तुम्हारे पड़ोसियों की जिंदगी नर्क बना दी है, वो भी किसी बेकार से, किसी गंदे भद्दे से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से। आई सी यू हैव इट विद यू नाउ, और यहाँ तक कि मैं अभी भी तुम्हें देख सकता हूँ कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास में है। हाउ डेयर यू प्ले दैट थिंग इन अ रिस्पेक्टेबल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। और तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम एक रिस्पेक्टेबल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स में, तुम एक रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में, तुम इतने भद्दे से और गंदे से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्ले कर सकते हो, वो भी तब जब तुम्हें वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता। तो बच्चों, क्योंकि इस स्टोरी जो है वो थोड़ा-सा और बचा हुआ है और वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर कॉन्क्लूड करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इसके आगे कहानी जो है वो आगे कैसे बढ़ता है, आगे कहानी में हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसे हम लोग देखेंगे पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो इस चैप्टर के यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।